हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का शार्ट रिवीजन करते हुए उसका इतिहास का अध्ययन किया और एक चैप्टर जो कि भूगोल वाला पार्ट है उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज भूगोल वाले पार्ट का हम लोग दूसरा चैप्टर अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वन्य जीव संसाधन। ये नेचर से लगा हुआ चैप्टर है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। जैसा कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक, वटवृक्ष, हाथी, व्हेल, ब्लू व्हेल हुआ आदि जंतुओं की जो विविधता है। कहने का मतलब इसका है कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं। मानव और अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। पौधों तथा पक्षियों की एक दूसरे पर अस्थिरता के कारण ही जैव विविधता कहते हैं इसको। भारत में वनस्पति और प्राणी जात। भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों की संख्या 8% लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 81,000 वन्यजीव उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं तथा वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल की हैं। यहाँ बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की संख्या 79, पक्षियों की 44, सरीसृपों की 15 और जल स्थलचरों की 3 जातियों पर लुप्त होने का खतरा है। इसके अतिरिक्त 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म की और होबर्डिया हेप्टानियोर घास की प्रजाति एक है आदि उपजातियां हैं जो दयनीय अवस्था में और लुप्त होने के निकट हैं। कहने का मतलब है लुप्त प्रजातियां हो चुकी हैं। पौधों या प्राणियों में विभिन्न श्रेणियां क्या होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधों या प्राणियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां हो गई। अब जैसे सामान्य जातियां में देखते हैं जीवित रहने के लिए सामान्य जातियां मानी जाती है, जिनकी से क्या है, पशु हुआ, साल हुआ, चील हुआ, चीड़ हुआ, कितक हुआ आदि ना। सामान्य जातियां हैं तो नॉर्मल है, इसमें कोई खतरा नहीं। लेकिन संकटग्रस्त जातियां में क्या है कि जो लुप्त होने वाली हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है और इसमें सुधार नहीं हो रहा है तो इनका जीवन रहना कठिन हो गया है। जैसे काला हिरण आप लोग सुने होंगे, एक केस चल रहा है। मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुरी हिरन एक ठो है सगाई नाम से वहाँ जाना जाता है। ये सब जीव क्या है, खतरे में है, ठीक है, संकटग्रस्त हो गए हैं। सुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिनका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इनकी संख्या घट रही है, इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी एवं गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सुभेद्य जातियाँ हैं। दुर्बल जातियाँ में यह बहुत ही कम है और बहुत ही रेयर दिखती हैं। स्थानिक जातियाँ ये प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील और जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर एवं अरुणाचल प्रदेश की मिथुन इत्यादि। मिथुन वहाँ की जानवर एक ठो है। लुप्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनके पास रहने के आवासों में खोज करने पर इनकी अनुपस्थिति पाई गई तथा जो स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख इनमें शामिल है, ये लुप्त हैं। एशियाई चीता स्थल रहने वाले दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला 112 किलोमीटर प्रति घंटा स्तनधारी प्राणी है जो बिल्ली परिवार का सदस्य है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, किंतु इसके आवासीय क्षेत्र और भोजन की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में यह जाति 1952 में लुप्त हो गई। क्या कर भारत सरकार ने घोषणा कर दी। अब पढ़ते हैं वन संसाधन स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे, वृक्षों तथा झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों की आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही ये वन संसाधन कहलाते हैं। इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। वनौषधि संसाधनों के प्रभाव
प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको क्या प्रभावित करता है। पहला तो धरातल है, धरातल जरूरी है भाई वनस्पति के लिए। धरातल है भूगर्भिक संरचना, मिट्टी की दशा, जलवायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश की अवधि, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। वनों की उपयोगिता और लाभ। वनों का तो हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। लाभ देख लेते हैं इसका। लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या है हमें, सबसे बड़ा लाभ है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वनों में घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं के चारा, ईंधन हेतु लकड़ी और अन्य वन जीवों को आवास प्राप्त हो जाता है। वनों में विभिन्न उद्योगों जैसे कागज, रबड़, कत्था, दिया सलाई, प्लाईवुड, खेल का सामान आदि के लिए कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। वनों से हमें औषधि भी मिल जाती है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट मिल जाता है, इनडायरेक्ट क्या हमें मिलता है, वनों से वर्षा में सहायक होते हैं। वन न हो तो वर्षा न हो। देख रहे हैं कि जितने पेड़ कटते जा रहे हैं वर्षा की मात्रा घटती जा रही है। वनों से भूमि कटाव को रोक लगाती है, जो मृदा अपरदन उसमें भी रोक लगती है। वन बाढ़ को नियंत्रण में सहायक होते हैं। वन पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करते हैं। भारत की रिपोर्ट को देख लेते हैं कि भारत का वनस्पति रिपोर्ट क्या है। भारत में नवीनतम वन संरक्षण रिपोर्ट 2017 नया छपा है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.40 भूभाग पर वन आच्छादित है, बढ़ा है, पहले 2320 था। भारतीय वनीय क्षेत्र में विस्तार हुआ है, पहले यह देश के 21.54 क्षेत्रफल पर ही था। देश में सभी राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा सबसे न्यूनतम हरियाणा में है। अपने भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र लक्षद्वीप जो कि 90% से भी ज़्यादा है, और मिजोरम जो कि 86% से भी ज़्यादा है, द्वितीय स्थान पर है। भारत वनों के प्रकार, अब वन है तो वन विभिन्न श्रेणियों में आते हैं। देखते हैं भारत में कैसे कैसे वन पाए जाते हैं। पहला हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन सदाबहार होते हैं और सदैव हरे भरे रहते हैं। इनमें महोगनी हुआ, एबोनी हुआ, रोजवुड के वृक्ष मिलते हैं। भारत में वन पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट है, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है कि उष्णीय पर्णपाती या मानसूनी वन। ये वन ग्रीष्मकालीन के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा भारत में सर्वाधिक विस्तृत हैं। इन वनों में सागौन हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, चंदन हुआ आदि पाए जाते हैं। तीसरा कैटेगरी हमारा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन छितरे और झाड़ी नुमा होते हैं। वनों में कीकर, बबूल, कैक्टस आदि पाए जाते हैं। यह राजस्थान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के सूक्ष्म भागों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन हुआ, ये हिमालय पर्वत व पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में चीड़, देवदार, ओक, चिनार, वालन आदि की ऊंचाई 1500 से 1750 मीटर तक होती है, जबकि ब्लू पाइन तथा स्प्रूस नामक जो पौधे हैं उनकी ऊंचाई 2225 से 3000 मीटर तक होती है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिफर, फाइन, बर्च आदि पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में नीलगिरी, पालनी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें सोलास कहा जाता है। इनमें लेरेल, सिनकोना, बैटल आदि पाए जाते हैं। अगला हमारा है कि ज्वारी वन। ज्वारी वन कहाँ पाए जाएंगे भाई, जहाँ ज्वार आता है। ये गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा इसके लिए विख्यात है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव बीच पाए जाते हैं। भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या भाई, इसमें क्या है, कहीं ज़्यादा कहीं कम वन पाए जाते हैं। इसके कारण में पहला तो हुआ कि उच्चावचयी दशाएं, दूसरा हुआ मानसूनी जलवायु, तीसरा मिट्टी की दशाएं, चौथा मानवीय कारण। मानवीय कारण सबसे बड़ा कारण है, काट देगा वन, उगने ही नहीं देगा। भारतीय वनों की विशेषताएं, भाई भारतीय वन में क्या विशेषताएं हैं, हर वन में होती है। तो विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता है, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपद है, पर्णपाती वनों की अधिकता है, वन जीवों में समृद्धि पाई जाती है, वन जीवों में समृद्ध वन है, अप्रजातीय विविधता पाई जाती है, विभिन्न के वन उगते रहते हैं। वनों के ह्रास के कारण, वनों के ह्रास के क्या मुख्य कारण है, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, बहुत से जंगल काट काट कर हम फैक्ट्री और रहने योग्य बना दिए,
स्थानांतरी या झूम कृषि से वनों का ह्रास, ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं खनन विधियों के कारण, वनों के निर्माण के कारण बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न हो जाना, रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई हो जाती है। प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप हुआ, अग्निकांड हुआ, भूस्खलन हुआ से भी वनों का नष्ट हो जाते हैं। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, बहुत सी विकास परियोजनाएं कहीं लग गई तो उधर जितने भी वन पाए जाएंगे सब कट जाएंगे। वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं, वन नहीं रहेंगे तो हमें समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी भाई, हमारे जीवन में हमारे सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। वनों मृदा का अपरदन वनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। वन न रहेंगे तो मृदा कटती चली जाएगी, हमारा क्या होगा, उत्पादकता कम हो जाएगी। वनों के ह्रास से वर्षा में कमी आ जाएगी। वनों के ह्रास से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। जल स्रोतों का सूखना भी वन ह्रास का दुष्परिणाम है। वन ह्रास के औषधि पादपों का भी उन्मूलन हो रहा है, मतलब औषधि वाले पाद भी खो रहे हैं धीरे धीरे, ये हमारे इसके का हानि होगा। वनों के आधारित प्रमुख उद्योग, वन पर आधारित बहुत से उद्योग हैं। कौन कौन से हैं भाई, देख रहे, पहला तो कागज उद्योग है। बांस हुआ, यूकेलिप्टस हुआ आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कागज निर्माण में किया जाता है। खेल के उपकरणों के निर्माण के लिए भी पॉपुलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। माचिस उद्योग हुआ, माचिस की तिलियां बनाने हेतु मुख्य रूप से पॉपुलर, यूकेलिप्टस जैसी कमजोर लकड़ी की आवश्यकता होती है। तारपीन तेल उद्योग, तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़, पाइन के वृक्ष से निकलने वाले गाढ़े द्रव्य से बनाया जाता है। अब वन नीति क्या है, उपनिवेशी वन नीति भी आई, नियम कानून भी वन के संबंध होना चाहिए। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन क्रियाओं के कारण वनों का तेजी से विनाश किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनों का भारी विनाश हुआ। वन संरक्षण के अनुसार वर्ष 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिए गए। जनजाति लोगों ने पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में झूम खेती के लिए वनों को साफ कर दिया। बड़ी विकास परियोजनाएं के कारण जैसे नर्मदा घाटी 5,000 वर्ग किलोमीटर 1952 तथा मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर वन संपदा का निम्नीकरण कर दिया गया। अनेक वन अधिकारियों व पर्यावरणविदों के अनुसार वनों का निम्नीकरण पशुचारण और ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने से भी हुआ है। हिमालयी वन, ठीक है, हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जो हिमालयन यव बोला जाता है उसको। यह एक औषधि पौधा है, औषधीय पौधा है जिसकी छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जिससे कुछ कैंसर रोगों का उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भारत में हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु इसके अत्यधिक निष्कासन से विभिन्न क्षेत्रों में इसके हजारों पेड़ सूख गए। अरे भाई जान गया आदमी तो अपने आप मारे निकालने लगा, आतताई कर दिया ना। वन जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल आदि के कारण भारतीय जैव विविधता कम हो रही है। पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण संसाधनों का असमान वितरण है, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता, वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों भाई आवश्यकता तो यह है, बिना संरक्षण नियम के तो रहेगा नहीं। वनों में वन्यजीवों की प्राकृतिक आवास पाया जाता है, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन्यजीवों के आवास तथा उनकी भोजन सामग्री कम हो रही है। इस कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा अनेक लुप्त होने के निकट हैं। इसके अतिरिक्त जैव संसाधनों के विनाश के कारण वन्य समुदायों के लोगों की सभ्यता एवं संस्कृति भी नष्ट हो रही है। वन्यजीव संरक्षण के लिए दुनिया भर में अनेक युक्तियों को अपनाया जाता है, जैसे वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना, राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना, बायोस्फीयर
रिजर्व की स्थापना, चिड़ियाघरों की स्थापना तथा संकटग्रस्त पशु पक्षियों के प्रजनन केंद्रों की स्थापना। इस क्रम में विश्व का प्रथम पार्क अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क 1872 में स्थापित किया गया था। अगला है कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण नियम ये सब कब बना? वर्ष 1960 एवं 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों एवं जीव को संरक्षित करने की मांग की, जिसके पश्चात भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 पारित किया। इस अधिनियम के तहत वन्यजीवों के संरक्षण, शिकार पर प्रतिबंध, उनके आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हगुल, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर, हाथी, काला हिरण, चिकारा, गोंडवाना और हिम तेंदुआ शामिल थे। कीटों का संरक्षण करने के लिए वन्यजीव अधिनियम 1980 से 1980 और 1986 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, श्रृंगों और एक ड्रैगनफ्लाइन को भी शामिल किया गया। वर्ष 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। बाघ को राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी तथा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव विहार, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। भारत में प्रथम नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई, जो कि 1936 में की गई। ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई। भारत में 71,027.10 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 50 बाघ रिजर्व हैं। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बांध रिजर्व इकाई बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। देश में वर्ष 1993 में बाघों की संख्या 3600 थी, जो लगभग 2019 में घटकर 2967 तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त भी अनेक परियोजनाएं वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए चलाई जा रही हैं। ये जो अभी रिपोर्ट आया था कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, वो पिछली रिपोर्ट 4 साल 5 सालों के बाद की रिपोर्ट के अनुसार आया है। वन संरक्षण के प्रयास कब से किया जा रहा है? वर्ष 1952 में वन नीति 1988 में संशोधन किया गया। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण, मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया गया। सामाजिक वाल्मीकि के द्वारा वातावरण में वृद्धि के प्रयास किए गए। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 1950 में वन महोत्सव को शुभारंभ किया गया, जो कि जुलाई का प्रथम सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वर्ष 1965 में वन आयोग की स्थापना की गई। उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। वर्ष 1992 में पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत दस्तावेज जारी किए गए। वर्ष 2006 में पर्यावरण नीति की घोषणा की गई। वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन का शुभ आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वन्य और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में वन और वन्यजीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के वन विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों द्वारा किया जाता है। भारत में वन प्रबंधन को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन विभाग के अनुसार देश में कुल क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश, कुल क्षेत्रफल 75% में है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है, जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान में रक्षित वनों का अनुपात अधिक है। गुजरात एवं पूर्वोत्तर के राज्यों के वन अवर्गीकृत हैं तथा स्थानीय समुदाय के लोगों के प्रबंधन में हैं। समुदाय एवं वन संरक्षण। समुदाय एवं वन संरक्षण को निम्न राज्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में आने वाले गांव के लोगों ने वन जीवों को बचाने के लिए खनन कार्य बंद करने हेतु संघर्ष किया। राजस्थान में ही अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरोदेव डाक व सेंचुरी बनाकर शिकार व इस क्षेत्र में विदेशी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चिपको आंदोलन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक एवं सामुदायिक वनीकरण का अभियान सफल रहा। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन व नवदान्य प्रयास किया गया। रासायनिक उर्वरकों को फसल उत्पादन में असफल रहा। वर्ष 1988 में प्रारंभ संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में संरक्षित वनों के प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कार्यक्रम सर्वप्रथम उड़ीसा में प्रारंभ किया गया था। इसमें सामुदायिक रूप से वनों का संरक्षण और उपयोग किया जाता है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के प्रत्येक रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को बचाकर रखा है। पवित्र पेड़ों में झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। इनमें मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा। उसके अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा में शादी के दौरान इमली और आम की पूजा तथा बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में समांतर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर इनका संरक्षण किया जाता है और मंदिरों के आसपास बहुत से उपासक बंदर, लंगूर आदि को खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है वृक्ष बचाओ अभियान से संबंधित व्यवस्थाएं थी जो प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही हैं। चलिए, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को आज ख़त्म किए हुए हैं, समाप्त कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।